हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज संडे है, पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग की। आशा करते हैं अच्छी चल रही होगी। अभी तो कुछ एग्ज़ाम का कुछ हुआ नहीं आगे के लिए फाइनलाइज, या फिर आयोग की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है जिससे ये समझ सकें कि एग्ज़ाम फाइनली आगे बढ़ा है, फाइनली 14 को ही होगा। ये कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। तो प्लीज़, और जिन्हें आप टेस्ट देना है तो प्लीज़ उनको यदि वो चाहें टेस्ट देना, टेस्ट ये ज्वाइन करना, तो प्लीज़ वो हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़, बहुत लोगों ने क्या है, रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं की है। तो प्लीज़, रजिस्ट्रेशन पूरा तब होगा आपका जब फाइनली आपकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 10वीं यूनिट का तीसरा पार्ट। और इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट चौथा पार्ट है, और चौथा पार्ट या शाम को ख़त्म कर देंगे या कल ख़त्म हो ही जाएगा आपका चौथा पार्ट। इसके बाद हम समाज कार्य की जो सेकेंड यूनिट है उस यूनिट पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो सेकेंड पार्ट, जो 10वीं यूनिट का थर्ड पार्ट है, उसमें SC ST OBC ये तीनों आयोग हैं। तो आज हम तीनों आयोगों को एक साथ ख़त्म करेंगे। उसका एक बहुत मेन रीज़न है कि एक्चुअली ये तीनों आयोगों में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं, काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर से लेकर उनके अध्यक्ष व सदस्यों को लेकर उनका फॉर्मेशन का वो बना गठन, इस सब के बारे में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग इसमें एक जैसा प्रारूप है। और हम साथ में अपने मध्य प्रदेश के आयोग को भी साथ में शामिल करेंगे। तो कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो आज हम 6 के 6 आयोग पूरा ख़त्म करेंगे। कैसे, पहले ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक एक हुआ, और दूसरा इसी का पार्ट हुआ मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग। ठीक इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्र का, और MP वाला ठीक इस प्रकार से OBC कमीशन है वो राष्ट्र का होगा, राष्ट्रीय होगा, और ये होगा हम लोग को स्टेट का पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप कंटिन्यूअस पढ़ाई अपनी जारी रखिए। शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइए कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आप लोग रिवीजन अच्छे से कर सकेंगे। और देखिए, सही मायनों में जैसे एक से कल हमारी चर्चा हो रही थी कि जो हमें नोट्स हैं वो नोट्स बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बनाए हुए हैं। कभी कभी आयोग यहाँ से वहाँ क्वेश्चंस पूछता है। तो पहले तो आप ये समझिए कि जो आपका एग्जैक्ट सिलेबस है वो सिलेबस आप कंप्लीट कीजिए। और साथ में यदि आप कोई साथ में यदि आपको लगता है कि अदर यूट्यूब देख रहे हैं चैनल्स, या आप कोई अदर नोट से पढ़ रहे हैं, या आप बुक से पढ़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल है, आप जैसा चाहें वैसा करें। और साथ में इससे आप यूट्यूब से जो हमारा लेक्चर है उसको आप देखते रहेंगे तो आपको एक दिशा मिलती रहेगी। बाकी हम बिल्कुल आपसे ये कहेंगे कि आप बिल्कुल अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। क्योंकि क्या है, MPPSC का आयोग का ये जो एग्ज़ाम है, तो इसका जो इसकी लिमिटेशन होती है वो तो पता है कि बहुत ब्रॉड होती हैं। ये बहुत सारे तरीक़ों से क्वेश्चन पूछता है। तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, और देखिए सब कुछ पढ़ना, एक बात क्लियर करते हैं आपको, यदि आप ये सोचें कि हम सब कुछ तैयार कर लें, 100% तैयार कर लें और 100% हम क्वेश्चंस के हिसाब से करेंगे, तो ये संभव नहीं है। चाहे वो UPSC वाला स्टूडेंट्स हो, चाहे यहाँ का MPPSC वाला हो, या कोई भी हो, यहाँ तक कि टॉपर भी हो, तो 100% किसी की भी तैयारी नहीं होती। हाँ, 100% के जितना नज़दीक आप पहुँच सकते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसी के आधार पर ही अपनी तैयारी को आप बेहतर कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप जितना मैक्सिमम 100% के पास जा सकें, जितना बेहतर तैयारी कर सकें, वो इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन बहुत है, लेकिन आपकी तैयारी यदि बहुत अच्छी है तो आप बिल्कुल एक पोस्ट ले सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करें। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। देखिए, ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, इसको आप ध्यान से आप देखिए तो
नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों का जो इतिहास है उसको हम एक साथ लेके चलेंगे। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। एक्चुअली ये दोनों पहले आप ये समझें कि पहले एक ही पेड़ थे। इनकी उत्पत्ति एक ही पेड़ की तरह हुई और कुछ सालों तक एक ही जैसे ये काम करते रहे, एक ही में शामिल थे। और जब कुछ साल बीत गए, उसके बाद क्या हुआ, ये दो भागों में बट गए। दो भागों में बट गए, एक हो गया एससी मतलब शेड्यूल कास्ट कमीशन और एक हो गया शेड्यूल ट्राइब कमीशन। तो इन दोनों की जो हिस्ट्री है आप लगभग समझिए एक जैसी है, इसलिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा, मेन मेन चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के हिसाब से समझना। क्योंकि देखिए सीधा सीधा फैक्ट तो याद करना ही करना है आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखिए आजकल जो आयोग है, इस बार जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उससे बहुत कुछ चीज़ें ये क्लियर हो गई कि जो भी एग्ज़ाम है अब आगे आयोग लेगा तो आप ये समझें कि उसका नेचर एग्ज़ाम का थोड़ा बेहतर किया है। उसने उसको थोड़ी टफ किया हुआ है, कॉन्सेप्ट बेस पे किया हुआ है। वन लाइनर की जगह उन्होंने उसके दो कथनीय क्वेश्चंस के जो हैं वो भी डाले हैं। तो आप थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से उस कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जब हम एस नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब दोनों का आप एक हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं हम लोग एक जैसा कि इनकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। देखिए पहली बात तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब दोनों एक संवैधानिक निकाय हैं। क्यों? क्योंकि इनकी चर्चा संविधान में दी गई है, संशोधन करके संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया है, इसलिए यह क्या है, संवैधानिक निकाय है। और ये क्या करता है, भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करता है, ठीक है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 338 इसी आयोग से संबंधित है। मतलब यदि आपको से पूछा जाए कि अनुसूचित जाति आयोग है यह किस संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह अनुच्छेद 338 से संबंधित है, ठीक है। अब क्या है, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, देखिए अब क्या है, दोनों चीज़ आपको सुनने में आ गई ना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु कर्तव्यों के निर्वहन के साथ एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान करता है, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी कर सकता है। आप समझ रहे हैं, मतलब जितने भी जुड़े हुए मामले हैं वो एससी एसटी दोनों क्या कर सकता है, उसको सुन सकता है, निगरानी कर सकता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित विशिष्ट शिकायतों के मामले में पूछताछ कर सकता है और उनकी सामाजिक आर्थिक विकास योजना प्रक्रिया में भाग लेने के साथ सलाह देने का भी अधिकार है। मतलब एक एडवाइजरी बोर्ड है, मतलब ये एक सलाहकारी इसकी प्रकृति है कि ऐसा कुछ इनसे जुड़ा हुआ कोई भी मैटर होता है तो ये सलाह सरकार को दे सकते हैं। अब यदि हम आप पृष्ठभूमि की बात करते हैं, अब देखिए यहाँ से पृष्ठभूमि स्टार्ट होती है और आप दिमाग में रखिएगा कि अभी एससी और एसटी एक है, ठीक है। बिल्कुल सेट रखिए दिमाग में तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसमें क्या है, सबसे पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसमें एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई। कब की गई? 1950 में अनुच्छेद 338 में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई राष्ट्रपति के द्वारा। और इस विशेष अधिकारी को आयुक्त के रूप में नामित किया गया। मतलब उस समय क्या कहा जाता था, एक कमिश्नर कहा जाता था उस व्यक्ति को। लेकिन जब 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 आया, 65वां 65, इस बात को इसको याद रखिएगा, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, इसमें क्या हुआ, इसमें 12 मार्च 1992 को एक सदस्यीय प्रणाली को बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया। देखिए यहाँ अभी एससी एसटी दोनों एक ही हैं, इसके पहले एक सदस्यीय था, उसके पहले अब क्या हो गया, एक से ज़्यादा, मतलब बहुसदस्यीय हो गया, ठीक है। कब हो गया, किस अधिनियम के तहत हुआ, या जो संशोधन है संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के तहत, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या हुआ,
जो इसका प्रावधान किस में दिया हुआ है, 338 में संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि अब एक की जगह इसमें एक से ज़्यादा सदस्य होंगे। अब थोड़ी बात और आगे आते हैं हम लोग, अभी भी ध्यान रखिएगा SC ST एक है, ठीक है। अब जो 89 जो है संविधान संशोधन अधिनियम 2003, अब यहाँ से थोड़ी कहानी अलग होती, मतलब एक पेड़ दो भागों में बंटने वाला है, ठीक है। इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को 19 फरवरी वर्ष 2004 में दो अलग अलग आयोगों में बदल दिया गया। इसके तहत देखिए यहाँ क्या कर दिया गया, 19 फरवरी 2004 को क्या कर दिया गया, किस अधिनियम के तहत किया गया, 2003 के संशोधन अधिनियम के तहत दो भागों में इसको बांट दिया गया। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित आयोग जो है और अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। मतलब 338 पहले इन दोनों के लिए था, लेकिन अब इसको 338 में एक लॉज और जोड़ दिया गया, वह 338 ए हो गया। और 338 मतलब क्या हो गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब उसके लिए एक विशेष अलग से प्रावधान कर दिया गया कि अभी दोनों ही 338 में आते थे, लेकिन अब 338 में SC कमीशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन 338 ए जोड़कर क्या कर दिया, ST नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब को ऐड कर दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए अलग से बना दिया। यहाँ से शाखाएं बदल जाती हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके, अब हम विशेष तौर पे अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि काम और कार्य लगभग एक जैसे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ से स्पेसिफिक रूप से इस आयोग के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम अनुसूचित जनजाति आयोग पढ़ेंगे तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। अब की संरचना क्या है, जो ये आयोग है इसकी संरचना इस प्रकार है कि एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। क्या हुआ, एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया और 3 अन्य सदस्य हो गए। मतलब ये ध्यान दीजिए, जब कोई क्वेश्चन पूछे कि अध्यक्ष को मिला के कुल कितने लोग हैं, तो आप आराम से उसको क्या बोल सकते हैं, 4 लोग हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। 3 सदस्य के अलावा कुल कितने लोग होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 लोग हैं। मतलब किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो नियुक्ति होती है, ये नियुक्ति कौन करता है, स्वाभाविक है संविधान, जो जितने भी आप समझिए संवैधानिक आयोग हैं उसकी राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करते हैं। अब क्या है, इनकी पदावधि, मतलब इस आयोग में रहने वाले चाहे सदस्य हों चाहे अध्यक्ष हों, कब इनका क्या है, कार्यकाल क्या है, तो ये है कार्यकाल 3 वर्ष या 70 साल। एक्चुअली इसके में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक सेकेंड रुकिए। तो इनका जो पदावधि है इसमें जो साथ में 70 साल लिख गया है, तो 70 साल इसमें संविधान में तो या बाकी जगह किताबों में तो हमको 70 साल नहीं मिला है, लेकिन 3 साल इनकी पदावधि होती है। और संभवतः ये हमें जानकारी है, जितना हमने पता है कि किसी भी तरह का इसमें एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बाकी हम एक बार और देख लेंगे, ऐसे कुछ क्लियर होगा तो क्लियरिटी हम आपको बाद में मैसेज कर देंगे टेलीग्राम में, बाकी जगह भी, ठीक है ना। ये जो शायद मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए 70 साल इसमें नहीं लिखा होना चाहिए, तो ये अगला जो नोट्स होगा उसमें हम करेक्शन कर देंगे, ठीक है। जो अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए, मतलब यदि एक बार कोई बन जाता है तो वो दोबारा भी कार्यकाल ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है ये, इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसको अपडेट किया हुआ है हमने, विजय सांपला हैं, जो 2021 में ही इनकी ज्वाइनिंग हुई है। और जो उपाध्यक्ष है वर्तमान के कौन है, अरुण हलधर। प्रथम जो अध्यक्ष थे इनके सूरज भान। वर्तमान कौन है, विजय सांपला, उपाध्यक्ष अरुण हलधर और प्रथम कौन, सूरज भान सिंह, ठीक है। इनका कार्य क्या क्या होता है,
इनका कार्य होता है संविधान के तहत से जो शेड्यूल कास्ट को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के संबंध में सभी मुद्दों की निगरानी जांच करना। यदि कोई इनका अधिकार सुरक्षा वंचित होता है तो उसकी शिकायत को दर्ज करना, उसके विषय में केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देना, और आमतौर पे क्या होता है रिपोर्ट प्रस्तुत करना राष्ट्रपति को, भाई क्या क्या किया अपने साल भर हमने क्या किया है, या इस आयोग ने ये पूरी जानकारी देने का प्रयास करना। फिर जो शेड्यूल कास्ट के सामाजिक आर्थिक विकास और अन्य कल्याणकारी कार्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की सिफारिश करना। मतलब यदि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिस पॉइंट में ये बताना कि क्या क्या किया है और क्या आगे किस प्रकार से कदम उठाए जा रहे हैं उसकी भी जानकारी देना। जो शेड्यूल कास्ट के समुदाय हैं उसके कल्याण, सुरक्षा, विकास, उन्नति के संबंध में कई अन्य कार्य करना, मतलब जो भी हो सकता है। और ध्यान रखिएगा जो शेड्यूल कास्ट के संबंध में बताया जा रहा है वही शेड्यूल ट्राइब के संबंध में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। लगभग आपको यही कार्य देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़ा वर्गों के संबंध में भी इसी प्रकार के कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार था। मतलब जब पिछड़ा वर्ग आयोग एक को संवैधानिक प्रारूप, संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था तब तक ये भी काम करते थे। लेकिन अब क्या है, अब ये क्या करते हैं, अब ये करते हैं कि केवल अपना काम करते हैं, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उस आयोग के लिए अलग से एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। ठीक है। अब जो अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु संवैधानिक प्रावधान, मतलब संविधान में ऐसा क्या क्या दिया है जैसे अनुसूचित जाति, और आप साथ में अनुसूचित जनजाति को भी लेके चलें। केवल इसमें चेंजेस क्या है, केवल चेंजेस SC/ST एक्ट में केवल जो अनुसूचित जाति आयोग है और अनुसूचित जनजाति आयोग है इन दोनों में केवल 2003 के बाद इनके बनने, इनके जो संवैधानिक दर्जा है 338 और 338A, इसी में ही डिफरेंस है। बाकी इनके कार्य सेम है, इनकी उत्पत्ति सेम है, इनका स्ट्रक्चर चेंज सेम है, मतलब अध्यक्ष भी होगा पद, और सेम उसकी कार्यवधि जो पदावधि है वो 3 साल है, और दोनों में 2 बार वह उस अपने कार्यकाल को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। अब संवैधानिक प्रावधान भी सेम वही है, जो SC में होगा वही ST में आपको दिखाई देगा आयोग में। ठीक है। अब देखिए आयोग जो अनुच्छेद 15(4) है, अनुसूचित जाति की उन्नति हेतु विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है। मतलब देखिए हमारा जो संविधान है वो बिल्कुल समानता की दृष्टि से देखता है सबको, किसी भी तरह का कोई विशेष सुविधा, विशेष उपचार नहीं दिया जा सकता किसी भी वर्ग विशेष को जाति के आधार पर या किसी के आधार पर। लेकिन जो 15(4) कहता है कि कुछ कमजोर वर्ग, जो कमजोर जिसमें SC/ST जो है ना, इनको इनमें कोई विशेष प्रावधान किया जाएगा तो संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि संविधान में ये दर्ज है। तो क्या है 15(4) में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। 16(4) में क्या दिया गया है, इसमें दिया राज्य की जो प्रदत्त सेवाएं हैं उसके लिए अनुसूचित जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो पदोन्नति के मामले में यह किसी भी वर्ग या पदों हेतु आरक्षण का प्रावधान करता है। मतलब सीधा सा है कि जो अनुच्छेद 16 का 4A है इसमें पदोन्नति संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए। अनुच्छेद 17 तो पता ही है, अस्पृश्यता, छुआछूत के मामले हैं। अनुच्छेद 46 में क्या है, SC/ST तथा समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब 46 में SC/ST जो है कमजोर वर्ग है उससे जुड़े हुए प्रावधान है। ठीक है। अनुच्छेद 335 क्या है, यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों के मामलों में सेवाओं और पदों पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों को लगातार प्रशासनिक क्षमता के साथ ध्यान में रखा जाए। मतलब ये भी प्रावधान किसके लिए करता है, SC और ST के सदस्यों के लिए। अनुच्छेद 330 और 332 क्या है, लोकसभा और राज्यों में विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों को जो आरक्षण दिया जाएगा वह भी हमारे संविधान में 330 और 332 में पहले से दर्ज है। मतलब ये नहीं कह सकते कि संविधान का उल्लंघन है या समानता का उल्लंघन है। यहाँ पर ये विशेष प्रावधान किया गया है कि SC और ST जो जातियाँ हैं इनके विशेष सीटें आरक्षित होंगी। क्यों रखा जाए, ऐसा होता क्यों है,
एक्चुअली क्या होता है, देखिए जो संसद होती है वो हम लोग के कानून बनाने की एक संस्था है। और उस जो सांसद होते हैं वो सांसद हमारे लोगों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन यदि सभी वहाँ पहुँच जाएंगे और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो जब कोई कानून बनेगा तो उस कानून में सभी का प्रतिनिधित्व नहीं माना जाएगा। इसलिए उस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, अपने कल्याण करने के लिए उनके विशेष सीटों का प्रावधान किया गया है, जिससे वह संसद में चुन के आए और अपने जो इस कमेटी है के उत्थान के संबंध में कानून बनवा सकें। ठीक है। अब पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 तथा नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 9A में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सदस्यों हेतु आरक्षण की परिकल्पना की गई है, जो कि SC और ST को प्राप्त है। मतलब एक विशेष प्रावधान किया गया है पंचायतों में, जहाँ पर इनको विशेष क्या है, आरक्षण या विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक है। ये पूरा हो गया SC आयोग, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसका मेन जो बीच वाला भाग है, इसका कौन सा, 2003 के बाद 338 का जो दर्जा बदल गया है, बस उतना ही अंतर आप देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में। बाकी लगभग आपको एक जैसा ही स्ट्रक्चर, उसकी हिस्ट्री, उसकी पृष्ठभूमि, उसका सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है। अब हम लोग मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति के आयोग के बारे में पढ़ लें। इसकी जो स्थापना हुई, कब हुई, यह राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम क्रमांक 25 वर्ष 1995 के अंतर्गत 1995 में गठित किया गया था। आयोग में एक अध्यक्ष व 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक सदस्य और 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। और ये क्या होता है, जो उसका आयुक्त होगा वो अनुसूचित जाति विकास आयोग के पदेन सदस्य हैं। मतलब जो उस पद में पहले से विराजमान होगा वो आप अपने आप इसका सदस्य बन जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, भूपेंद्र आर्य हैं। ये भी आप अभी लेटेस्ट अपडेट है, ये हमारी जानकारी में बिल्कुल ये लेटेस्ट अपडेट है, अभी का ही हमने इसको अपडेट करके लिखा हुआ है। इससे प्रमुख बिंदु कौन है, सेम वही है प्रमुख बिंदु जो आपको उस प्रदेश, जैसे राष्ट्रीय स्तर में इनके कार्य थे प्रमुख आयोग के, सेम वही प्रदेश स्तर में आयोग के कार्य होंगे, SC ST के कल्याण संबंधी कार्य। ठीक है। अब हम लोग सीधे आते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है। अब देखिए, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, सेम वही चीज़ है जो आपने अभी ऊपर पढ़ी हुई है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी अलग से कुछ नहीं करना है। आपको केवल क्या करना है, जो इसकी पृष्ठभूमि शेड्यूल कास्ट आयोग की रही है वही आप इसमें बिल्कुल देखेंगे। देखिए सेम है, वही चीज़ है। 338 से आयोग संबंधित है, जो भी काम करेगा उनके कल्याण संबंधी काम करेगा। अनुसूचित जनजातियों के संबंध में विशेष अधिकारी, देखिए वही सेम विशेष अधिकारी जो 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 है, इसमें क्या है, सेम वही चीज़ है। 1990 का जो अधिनियम है उसी के तहत क्या हुआ, 12 मार्च 1992 को एक सदस्य की जगह बहुसदस्य आयोग बना दिया गया 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अब जब 89 जो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 है, इसमें आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या कर दिया, इस संशोधन के तहत SC ST जो थे आयोग, इनको अलग अलग कर दिया गया। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दोनों को क्या बदल कर सबके अलग अलग संवैधानिक प्रावधान कर दिए गए। मतलब 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है और 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। ठीक है, बस केवल यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। संरचना आप देखेंगे तो सेम संरचना है। इसकी पदावधि 3 वर्ष से 70 साल को आप हटा दीजिएगा। ठीक है, इसको हम नोट से डिलीट कर देंगे। इसमें एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये हमारी जानकारी में जो हमने पढ़ा है। बाकी एक बार आप भी इसको देख लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक हमें पता है 70 साल इसमें नहीं है, केवल 3 साल तक वह अपने पद में रह सकता है, बल्कि पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। मतलब जो SC आयोग में था वो सेम इसमें भी है। हाँ, इनके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हर्ष चौहान है, इनकी भी नियुक्ति 2021 में हुई थी। उनके जो उपाध्यक्ष हैं अंशुला उइके हैं और प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह, इनको याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम पूछ सकता है। इनके जितने भी कार्य हैं, जो कार्य राष्ट्रीय
अनुसूचित जाति आयोग के थे, अनुसूचित जाति के संबंध में, ठीक अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य अनुसूचित जनजाति से संबंधित आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, यदि आपको कोई, जब आप यदि नोट्स लेते हैं या कुछ भी है तो उसमें यदि कुछ आपको कुछ डाउट लगता है, देखो मैनुअल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ कारणों से प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आप प्लीज़ देखें। यदि आपको कहीं कोई मिस्टेक समझ में आए, कोई आपको लगे कि ये, तो प्लीज़ आप कंफर्म कर लें या हमें इन्फॉर्म करें, या आपको लगे कि हाँ श्योर मिस्टेक है तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, हम उसको अपडेट कर देंगे। हालांकि हमने पूरा प्रयास किया कि कोई गलती ना हो, लेकिन एक मानवीय त्रुटि हो सकती है। ठीक है, अब सीधे वही सेम चीज़ है, आप ध्यान दीजिए। जो अनुसूचित जनजाति के उत्थान हेतु अन्य जो संवैधानिक प्रावधान है, जो संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17, आप देखेंगे 46, 335, 330, 332 और संविधान के भाग 9 और 9A में है, वो सेम आपको वही मिलेंगे जो आपको शेड्यूल कास्ट आयोग जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग में है, वो सेम इसमें है। ठीक है, अब हम लोग मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसकी स्थापना सेम उसी है 1995 के अंतर्गत 29 जून 1995 को हुई थी। इसमें भी सेम क्या है, एक अध्यक्ष, 2 अशासकीय सदस्य होंगे, और वही आयोग जो होगा अनुसूचित जनजाति विकास आयोग का, इसका पदेन सदस्य होगा। इसके वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मरावी हैं। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह याद करने लायक है ही। ठीक है, अब आयोग के कार्य क्या हैं, सेम वही कार्य हैं जो आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये राष्ट्रीय स्तर में जो कार्य होते हैं इनके, और यही सेम जो अभी आपने मध्य प्रदेश के सीमा में आपने जो कार्य देखे हैं, जो आपने पढ़े हैं अभी अनुसूचित जाति आयोग के बारे में जो मध्य प्रदेश का है, सेम वही अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य होंगे। बस वह अपने अनुसूचित जनजाति के संबंध में कार्य करेंगे, वो अनुसूचित जाति के संबंध में कार्य करेंगे। ठीक है, अब हम सीधे आते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। देखिए अभी 4 हम लोग आयोग पढ़ लिए हैं, इसको रिवाइज़ कीजिएगा प्लीज़। आप उसको रिवाइज़ करके शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा, जिससे क्या होगा आप बेहतर तरीके से उसको समझ पाएँ और उसको एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन कर पाएँ। अब देखिए जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, अभी आपने इसके पहले पढ़ा था कि 2018 तक जो राष्ट्रीय कमीशन था किसका, अनुसूचित जनजाति है, वह जो आयोग था उसका काम क्या था, उसका काम था कि ये साथ में पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़ी हुई पिछड़ा वर्ग से जुड़ी हुई भी बातों को देखता था। लेकिन जब से इसमें क्या हो गया 2018 मतलब 102वां संविधान संशोधन है, इसके तहत जब संशोधन हो गया तो इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, इसलिए उनका काम क्या हो गया, बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब ये अपना काम करते हैं अपने समुदाय के लिए और वो अपने काम करते हैं अपने समुदाय के लिए। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े, देखिए अक्सर एक बार प्रश्न पूछा गया था कि पिछड़े किसे कहते हैं, पिछड़े वर्ग में कौन आता है, किस आधार पे आते हैं, आर्थिक रूप से नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग होते हैं उन्हीं को ये माना जाता है कि वह पिछड़े हैं समाज से, उनका थोड़ा उत्थान होना चाहिए। ठीक, हालांकि जब उनका जो सर्टिफिकेट बनता है वो एक आय के आधार पर बनता है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी होता है, लेकिन इसमें जो संविधान में दिया है वो हमने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए क्या है, पहले क्या था, एक सांविधिक निकाय था, अब संवैधानिक निकाय हो गया। क्यों, क्योंकि संविधान में इसके लिए प्रावधान कर दिया गया है। पृष्ठभूमि देखिए 1950 और 1970 के दशक में काका कालेलकर और बीपी मंडल की अध्यक्षता में क्रमशः 2 पिछड़ा वर्ग आयोगों की नियुक्ति की गई थी। मतलब 1950 में कौन था, काका कालेलकर आए थे, उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी। 1970 में बीपी मंडल साहब आए थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी कुछ पिछड़ा वर्ग से जुड़ी हुई सिफारिशें की थी। 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि ऐसा करिए कि लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य में विभिन्न पिछड़े वर्गों के समावेशन और बहिष्करण पर विचार करने तथा जांच एवं सिफारिश के लिए एक स्थायी निकाय का गठन होना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि इन सब विचार करने के लिए एक विशेष रूप से एक गठन होना चाहिए जो पिछड़े वर्गों के लिए हितों पर काम कर सके।
इन निर्देशों का सरकार ने पालन किया और 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया गया और नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का गठन किया गया। अब ध्यान दीजिए, जो आप ये जो समझ रहे हैं, इस आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना और उसमें अधिनियमित कर दिया। लेकिन अभी भी यह संवैधानिक नहीं था, सांविधिक ही था। ठीक है, तो अभी संवैधानिक नहीं बना। संवैधानिक कब बना? 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया ताकि पिछड़े वर्गों के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जा सके। अगस्त 2018 में इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिली और नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास को क्या क्या संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है, बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है उसको जो उसका संवैधानिक दर्जा क्या किया, प्रदान कर दिया गया। अब देखिए क्या है इसमें, एक अलग से विधेयक पास करके जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 उसको निरस्त कर दिया गया, क्योंकि वो अब संविधान में आ गया तो उस अधिनियम की चर्चा ही नहीं है। अब इसमें संरचना क्या होती है? सेम संरचना है, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। अब देखिए, अब सेम चलने लगा, सेम स्ट्रक्चर हो गया, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। तो तीनों जगह आप यदि आप इस नेशनल का पढ़ेंगे तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 क्या होंगे? सदस्य शामिल होंगे। यह राष्ट्रीय जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और क्या है, पिछड़ा वर्ग आयोग, तीनों में एक जैसा स्ट्रक्चर है ये नेशनल लेवल पे। और यदि आप इसकी बात करें जो मध्य प्रदेश में है, उसमें भी एक सदस्यीय आयोग है, 2 अशासकीय होंगे। ठीक है, इसके वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? भगवान लाल साहनी वर्तमान अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष कौन है? लाकेश कुमार प्रजापति और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? RN प्रसाद। इसमें भी 3 साल है, 70 साल की। इसको कट कर दीजिएगा, आप इसको नोट में नहीं लिखिएगा और बाकी 2 कार्यकाल यह बिता सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब देखिए संवैधानिक प्रावधान करते हैं। संवैधानिक प्रावधान में क्या है? अनुच्छेद 340, ध्यान करिएगा, अनुच्छेद 340 क्या है? अन्य बातों के साथ साथ सामाजिक और शैक्षणिक रूपों से पिछड़े वर्गों की पहचान करने, उनके पिछड़ेपन की स्थितियों को समझने और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिशें करने की आवश्यकता से संबंधित है। जो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, देखो ध्यान दीजिए, कौन सा संविधान संशोधन है? 102। और विधेयक कौन सा था? 123। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया? नए अनुच्छेद जोड़े गए। क्या है? अभी 338 पढ़ा आपने, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित था। 338 एक था जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से संबंधित था। अब पिछड़े वर्ग से संबंधित क्या है? 338 बी का प्रावधान कर दिया गया जो संविधान में दर्जा देता है और 342 ए को जोड़ा गया। ठीक है, यह संशोधन अनुच्छेद 366 में भी कुछ परिवर्तन करता है। मतलब किसमें परिवर्तन करता है? 366 में भी करता है। 338 बी अनुच्छेद, इसमें क्या है? सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए यह कमीशन क्या है? अधिकार, इस कमीशन को अधिकार मिलता है। 342 ए में क्या है? राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है। इन वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए एक संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। हालांकि यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाना है तो इसके लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता होती है। लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिए, अभी कुछ ही समय पहले केंद्र सरकार ने ऐसे कानून पास किए हैं, अब करने की पूरी प्रक्रिया में है, जिसमें राज्यों को भी अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि वह खुद ही इस सूची में, राज्य की सूची में संशोधन कर सकें। ठीक है, अब शक्तियाँ क्या है? देखिए शक्तियाँ इसमें भी है, जो ये कमीशन है, इस कमीशन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को संविधान या किसी अन्य कानून के तहत प्रदत्त संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु संबंधित सभी मामलों की जांच करने और निगरानी करने का अधिकार है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेता है और सलाह देता है। ये
और मूल्यांकन भी करता है। यह आयोग सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, और राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको संसद में क्या है, रिपोर्ट प्रस्तुत करवाता है, समक्ष रखवाता है। इस तरह की कोई भी रिपोर्ट या उसका कोई हिस्सा जो किसी भी राज्य सरकार से संबंधित हो की एक प्रति राज्य सरकार को भी भेजी जाएगी। यह कमीशन क्या है, राष्ट्रीय और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण एवं विकास तथा उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का भी निर्वहन करता है जिन्हें संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित किया जाए। मतलब यदि कोई राष्ट्रपति कहता है कि आप इसके विषय में ये भी आप काम कीजिए, तो वह वो काम भी देखते हैं। किसी भी मामले पर सुनवाई के दौरान इसे दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। मतलब इनको ये इस प्रकार के न्यायालय की शक्तियां, किसी को सम्मन करना, किसी को बुलाना, ये सब प्राप्त है। नया आयोग अपने पुराने स्वरूप से किस प्रकार अलग है? पहले स्वाभाविक है, पहले क्या था कि वह सांविधिक था, अब संवैधानिक है। ठीक है, ये सबसे बड़ी इसमें अलग है, इसमें तो बाकी चीज़ नहीं है। अनुच्छेद 342 से पिछड़े वर्गों की सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने या हटाने के लिए संसदीय सहमति की अनिवार्यता को अधिक पारदर्शी बनाता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, हाल ही के समय में ऐसा प्रावधान आ रहा है या फाइनलाइज होने वाला है, जिसमें क्या हो रहा है कि अब राज्य सरकार भी इन सूची में संशोधन कर सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपका? ये हो गया हम लोग का। अभी थोड़ा सा और पार्ट है। ये सब वही मुद्दे हैं जो आपको, ये एक्चुअली यदि आपको एक बड़ा क्वेश्चन लिखना हो, मेंस का क्वेश्चन लिखना हो, तो आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। लेकिन वही सेम चीज़ें हैं जो बाकी आयोग में कार्य हैं, बाकी आयोग में शक्तियां हैं, जो जो अभी पढ़ रहे हैं हम, और जो उनके मुद्दे हैं वो जो एससी और एसटी के लिए करते हैं, ये क्या करते हैं, ये पिछड़ा वर्ग के लिए भी करते हैं। ठीक है, और जो सिफारिशें होंगी ये सरकार के लिए बाध्यकारी बिल्कुल नहीं है, केवल सलाहकारी हैं। ठीक है। अब देखिए, अब है मध्य प्रदेश जो है उसका राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। इसका जो कब गठन हुआ, 13 मार्च 1993 को हुआ। और इसमें वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गौरी शंकर बिसेन। अभी हाल ही में उनकी नियुक्ति हुई है, इस 15 अगस्त को जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की थी, तो उनके हिसाब से यह अब अध्यक्ष हैं। 12 अक्टूबर 1982 को संचालनालय पिछड़ा वर्ग कल्याण की स्थापना की गई थी। 12 सितंबर 1991 को राज्य शासन द्वारा पृथक रूप से पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन किया गया। 1990 का जो इंदिरा साहनी और जो केस था, उसके आधार पर 13 मार्च 1993 को राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसका जो देखिए आयोग के कार्य क्या क्या हैं, आयोग के वही कार्य हैं, ध्यान देखिए क्या है ना, राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को जोड़ना, विलोपित करना, समीक्षा करना, ये काम है उसके। क्रीमी लेयर की सीमा के संबंध में अनुशंसा करना, लोक सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं के आरक्षण के संबंध में सलाह देना, पिछड़े वर्गों संरक्षण के लिए हित प्रहरी के रूप में कार्य करना। देखिए, हमने जितना भी जो भी प्रयास करते हैं यूट्यूब में आपको बताने के लिए, हम प्रयास करते हैं कि हर एक चीज़ आपको बताएं। लेकिन आप देखिए, ये समझिए कि पूरी चीज़ें हम बताने का पूरा प्रयास करते हैं। कभी कभार एक दो फैक्ट हो सकता हो, किसी कारण से नहीं हम ला पाए हों या कुछ भी हो, तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमने प्रयास नहीं किया, प्रयास पूरा किया है। तो प्लीज़ आप इसको कीजिए। यदि आपको कुछ लगे तो आप, ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, को अपनी बात कह सकते हैं। और टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई कोई भी बात होगा तो प्लीज़ आप हमसे इसमें मैसेज करके बात कर सकते हैं। ठीक है, और हम एक लास्ट आयोग बचा हुआ है, उसको शाम तक हम प्रयास करेंगे, आज ले आएंगे, जिससे ये पूरा कंप्लीट 10 की 10 मिनट पूरी हो जाए। ठीक है, ओके, ठीक है, ध्यान रखिए। थैंक यू।